So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम करने लगे हैं पेपर 1 and this paper 1 is February March 2022. You can see this is February March 2022. The paper 1 2 right, so second variant of this. हमारे पास 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है जिसके अंदर हमें 40 MCQs सॉल्व करना है, ठीक है ना? And there is no choice, no section. We need to solve all the MCQs, right? अच्छा, इससे पहले ऐसा होता था कि अगर आप कुछ पुराने पेपर उठा के देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ आपके MCQ पेपर में 2 सेक्शंस होते थे, एक सेक्शन ए होता था, एक सेक्शन बी होता था। तो अब ऐसा नहीं, अब स्ट्रेट MCQs आपके पास आएंगे, 40 MCQs स्ट्रेट आएंगे, सेक्शन बी नाम की कोई चीज इसमें नहीं है, ठीक है? तो वी जस्ट हैव सिंगल सेक्शन ओवर हियर, ठीक है? पहले 1 घंटे का होता था, अभी आपको 15 मिनट बढ़ा के दे दिए हैं, तो ये काफी आपके लिए लीनियंसी है कि आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो इट्स समथिंग गुड, राइट? सो वी हैव 40 मार्क्स ओवर हियर टू अचीव। अच्छा, इसको पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं जरा आपको इसके बता दूं कि हम इसका थ्रेशोल्ड क्या रहा था, ये पेपर का थ्रेशोल्ड क्या रहा था, ताकि आपको आइडिया रहे कि जब आप इसको सॉल्व करें तो उस हिसाब से ही आपका थ्रेशोल्ड भी तकरीबन बनना चाहिए, आप अपना ग्रेड आइडेंटिफाई कर पाओगे उससे। तो इसका जो है थ्रेशोल्ड बच्चों जो बना था हमारे पास पेपर 1 2 का, इट वाज 27। अगर आप चाहते हैं कि आपका ए आ जाए देन यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 27 MCQs आपके सही होने चाहिए। And if you talk about B, so you must have 24 MCQs to be corrected, right? और अगर आपके 19 MCQs correct हैं then it would be C, और अगर आप 15 MCQs correct करते हो then it would be D, और सिर्फ 11 MCQs सही करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा E। अब जरा आप देखें कि बहुत सारे बच्चे E ग्रेड भी लेके नहीं आते। इट मींस कि आपने 40 MCQs में से क्या 11 MCQs भी सही नहीं किए, तो दिस इज समथिंग लाइक यार ये काफी बुरी बात है। बच्चे इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं जितनी प्रैक्टिस इस पेपर को चाहिए होती है, राइट? सो आई थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दिस पेपर बिकॉज दिस पेपर कैन अपग्रेड योर ग्रेड, राइट? सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पेपर और अब हम करने वाले हैं इस पेपर को स्टार्ट। सो लेट्स सी, आपको भी नजर आएगा कि कितने इजी एमसीक्यूज थे, तो आपके पास काफी अच्छे इसमें मार्क्स आपके आ सकते हैं। होपफुली आप सारे के सारे 27 प्लस इसमें मार्क्स ले सकते हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। Here we have question number 1. Just look at over here. So question number 1 is saying that the first ionization energy of potassium is 418 kilojoules per mole, and the first ionization energy of strontium is 548 kilojoules per mole. यानी कि आपके पास जो पोटेशियम है, अगर आप देखें पोटेशियम को, तो here it is, you have potassium which is over here, right? ये आपके पास पोटेशियम, वो इसकी आपको बता रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी उसने बताई है आपको स्ट्रॉन्शियम की, जो कि ग्रुप 2 का मेंबर है, ठीक है ना? तो दो अलग अलग उसने आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बताई हुई है। एक में उसने बताई है पोटेशियम की विच इज 418, तो कह रहा है पोटेशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 418, और जबकि आपके पास स्ट्रॉन्शियम की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वो है 548। इसकी जो है आपके पास 548 है। Now the question is, which statement helps to explain why strontium has a greater first ionization energy than potassium? तो आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्शियम ग्रेटर क्यों है आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेशियम की क्यों नहीं है? So the question, the first option is the charge on a strontium nucleus is greater than the charge on a potassium nucleus. अच्छा जी, देख लेते हैं। How many protons we have in potassium? It's 19, and number of protons present in the strontium nucleus is 38. It means the statement is almost, you can say that, right, क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्शियम का जो है उसके अंदर 38 प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज उसका 38 है, और पोटेशियम का जो है वो न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज 19 है। So this statement is true, but still we need to see the rest of 3 statements कि वो क्या कह रही हैं। The outer electron in strontium atom experiences greater shielding than the outer electron in potassium atom. वो कह रहे हैं कि आपके पास जो स्ट्रॉन्शियम है उसका जो एटम है वो एक्सपीरियंस करता है ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट दैन पोटेशियम। तो ये बात आपके पास किस हद तक सही है आपने ये बताना है।
ठीक है। अच्छा देखिए, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में आसानी होती है। अगर अगर आपके पास ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके, जो आपका ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट है, उसको फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है। दूसरा ये, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन अ स्ट्रॉन्शियम एटम एक्सपीरियंसेस स्पिन पेयर रिपल्जन। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 2 का है वो, तो ग्रुप 2 का है मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास इट वुड बी एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से होगा। जब आपके पास स्पिन रिपल्जन होगी, तो स्पिन रिपल्जन होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो दिस इज आल्सो नॉट यू कैन से सपोर्टिंग योर स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो ये बात तो सही कर रहा है, बट आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको सपोर्ट करनी है वो स्टेटमेंट जिसमें आपका आंसर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, लो ना आए। ठीक है। Then the outer electron in a strontium atom is further from the nucleus. Absolutely right. आपके पास क्योंकि शेल ज्यादा है, तो आपको जो आपके पास लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बढ़ती नहीं है। स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपको जो ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। इस वजह से द राइट आंसर इज ए। इज इट राइट बच्चों? जी Yes, सर। everyone. Okay. Then second MCQ क्या कहता है आपसे? Second MCQ आपसे कहता है what is the electronic configuration of magnesium ion? So अगर आप magnesium की बात करते हैं तो magnesium is here. ये रहा. What is the proton number of magnesium? You can see this. The proton number of magnesium is 12. तो हमने इसके अकॉर्डिंगली बात करनी है। चले भाई देख लेते हैं। अगर आप प्रोटॉन नंबर की बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम इज 12। इट मींस कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2, 2s2, 2p6, and 3s2. When magnesium loses these two electrons, then it becomes what? Magnesium 2 plus charge, and the electronic configuration for this is 1s2, 2s2, and 2p6. So that means the right answer would be A again. Is that right, Bacho? जी सर। ओके देन। अच्छा देखिए बच्चों, ये जो थर्ड एमसीक्यू है ना, ये बहुत रिपीट होता है, बहुत आता है पेपर के अंदर। तो इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका है। हम उस प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये बात समझ में आए। ठीक है ना भाई? तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो आई कैन सॉल्व इट ऑन अनदर पेज because it requires a little bit healthy calculation. So just look at over here बच्चों, ये क्वेश्चन है, हमने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है। जरा हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है। सो जस्ट चेक ये हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? जरा देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कंपाउंड एक्स कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट्स फाइन। अब जब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है और आप इसको कंबस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनने वाला है। तो वो कह रहा है 2 ग्राम ऑफ एक्स जब आप कंबस्ट करेंगे तो 4 grams carbon dioxide and 1 gram up 1.62 gram water produce करेगा when completely combust, and they are asking for the empirical formula of this. All right, we know that empirical formula निकालने के लिए percentages या actually आप कह सकते हैं कि masses भी given होने चाहिए, perfect masses in 2 grams each एलिमेंट के masses given होने चाहिए, तो हम ये solve कर सकते हैं। तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा mass of carbon। ठीक है ना? mass of carbon कैसे निकलेगा भाई? mass of carbon जरा देखें कैसे निकलेगा। You can write it KR if you have 44 grams of carbon dioxide। अगर आप 44 grams of carbon dioxide की बात करते हैं बच्चों, then in 44 grams of carbon dioxide you always have 12 grams of carbon। You always have 12 grams of carbon। And right now, how many carbon dioxide you have? You have 4 grams. So if you have 4 grams, so how much carbon dioxide or how much carbon you have in this amount of carbon dioxide? So we just need to cross multiply that and find out the mass of carbon. So it would be x 12 into 4 over 44. Just calculate this and check the mass of carbon present over here. So it would be 12 into 4 over 44. It gives you 1.0909 grams. This is the amount of what? This is the amount of carbon present over there. Then for hydrogen, we can solve this again. Mass of hydrogen. So we know that if you talk about the molecular mass of water, so it is 18 gram, and in 18 gram of water, we always have 2 grams of hydrogen. We always have 2 grams of hydrogen.
and right now we have 1.63 grams of water, so it contains how much hydrogen. We need to calculate this, so we need to cross multiply that and find out the mass of hydrogen over there. So it would be somewhere 2 into 1.63 over 18. So 2 into 1.63 over 18. It gives you 0.1811 gram hydrogen. अच्छा देखिए, हम ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते। हम कार्बन और हाइड्रोजन निकालने के बाद ऑक्सीजन का मास किस तरह निकालेंगे? हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे इस तरह कि हम टोटल मास में से इन दोनों के मासेस को माइनस कर देंगे। तो व्हाट इज द टोटल मास वी हैव? टोटल मास ऑफ कंपाउंड वी हैव इज 2 ग्राम्स, राइट? तो अगर 2 ग्राम्स में से मैं माइनस कर दूं मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली मेरे पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। So you can see this कि अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 1.0909 और इसमें से मैं माइनस कर दूं 0.1811, तो it gives you the mass of oxygen। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जरा देखें, 1.0909 और प्लस आपके पास है 0.1811, ये हो गया टोटल मास। अगर मैं 2 में से माइनस कर दूं इसको तो मेरे पास आंसर आएगा 0.728। So this is the mass of oxygen. All right बच्चों, is that right बच्चों? जी सर। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं। कार्बन का मास हमारे पास मौजूद है which is 1.0909, हाइड्रोजन का वी हैव 0.1811, ऑक्सीजन का वी हैव 0.728। we can divide all of them by their atomic masses and then we can find out the simplest ratio over there। so बच्चों अगर मैं डिवाइड कराऊं इसको for suppose 1.0909 over 12, so it gives 0.09 and it would remain same, और ये कितना आएगा 0.728 over 16, it gives 0.045। so I think it's the smallest one, so I can divide all of them by this। जब मैं इन सबको इससे डिवाइड कराऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 9, 4 आएगा, इसका आएगा 2। so it means we have 2 carbons, 4 hydrogen and 1 oxygen। this is the empirical formula, right बच्चों or not? Is that right बच्चों? C4 C2H4O, this is the empirical formula of this compound। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए C2H4O। C would be the right answer। all right बच्चों, so always remember the mass of carbon dioxide and mass of water। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मास ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, मास ऑफ वाटर से आप निकाल सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर उसको टोटल मास में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, फिर उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको इसकी आपको अगर इसकी मतलब इंफॉर्मेशन होगी, आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको टाइम लग जाएगा इसमें। और ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, आई जस्ट सजेस्ट यू टू सॉल्व ऑल ऑफ देम एट द एंड ऑफ द पेपर। इनिशियली आप अपना जो टाइम है वो ऐसे क्वेश्चंस पे लगाएं जो थियोरेटिकल बेस हो, जो आपको लर्न हो। आप जल्दी जल्दी उनको सॉल्व करें, जल्दी जल्दी उनको बबल शीट पर फिल करें, और जो कैलकुलेशन वाले हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं उनको एंड में सॉल्व करें ताकि मैक्सिमम आप मार्क्स ले सकें। ऑलराइट, देन द फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग for which molecule is a dipole moment is 0। you can see this कि जहां जहां आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे तो वहां डायपोल डेफिनेटली होगी। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आप इसकी बात करें तो इस कार्बन है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आप देखिए कि एक क्लोरीन है, तो ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज पोलर बॉन्ड एंड दिस डायपोल इज नॉट गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एनी अदर बॉन्ड, तो डेफिनेटली ये पोलर होगा। इसके अंदर 2 क्लोरीन है, कौन से 2 क्लोरीन आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं? यू आर नॉट प्रीटी मच श्योर, तो हो सकता है ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन मौजूद हो, तो स्टिल डायपोल इज ओवर देयर। और 3 है, तो अगर 2 अपोजिट हैं भी तो भी एक क्लोरीन बचता है, तो ये पोलैरिटी शो करेगा डेफिनेटली। हाँ, यहाँ पर द बॉन्ड इज पोलर, बट एज वी हैव 4 bonds that all bonds are polar, so ये जो पोलैरिटी है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ओवरऑल मॉलिक्यूल CCl4 is going to be 0 dipole। ऑल राइट बच्चों? जी सर। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है? किसी को कोई भी इशू है तो बता सकता है, किसी को भी कोई इशू है तो मुझे बता सकता है। आयशा,
Is that clear, bete? Suhaib, Vania, is that clear? Hishma, any problem? Sir, I asked you a question on WhatsApp. अच्छा, आपने WhatsApp किया है? क्या मैसेज किया है? अच्छा जी, हिश्मा क्या पूछ रही हैं? 1.68 grams, 1.68 grams थोड़ी था, 1.63 grams था। 1.63 grams पानी के बने ना जी आपको, सर, वही। अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया है। जैसे अब जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा इसी तरह सॉल्व करते हैं। देखें ये, अगर आप H2O को देखते हैं तो द MR ऑफ वाटर इज 18, राइट? तो इस 18 राइट MR सर। हाइड्रोजन कितना है बच्चे? इसमें 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन। सो मैंने इसी से रिलेशन लगाया कि अगर 18 ग्राम पानी होगा तो उसमें 2 ग्राम आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो अगर आपके पास 1.63 ग्राम वाटर है तो उसके अंदर कितना हाइड्रोजन होगा? इस तरह हमने हाइड्रोजन का मास निकाला। ठीक है? जी सर। Okay, then after this, which dot and cross diagram is correct for Al2Cl6? And we all know that कि भाई ये बड़ी बेस्ट एग्जांपल है किसकी? डेटिव बॉन्ड की। और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन जो है अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है एल्युमिनियम को, ताकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो लेट्स चेक कि कौन सा आंसर सही होगा। डेफिनेटली ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि ये आयोनिक स्ट्रक्चर्स इसने दिखा दी हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ देखें तो इसमें शेयरिंग ऑफ एल्युमिनियम दिखा दी है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचे कौन से? आपके पास बी या सी बचे। तो बी और सी को अगर आप देखते हैं तो आप देखें सी के अंदर उसने सारे ही इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस दिखाए हुए हैं। सारे ही बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट एंड क्रॉस दिखाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से, व्हिच इज नॉट राइट। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बिकॉज यू कैन सी दिस कि एल्युमिनियम 3 बॉन्ड्स बनाता है 3 अलग क्लोरीन के साथ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है 3 अलग अलग क्लोरीन के साथ, लेकिन एक उनमें से एक क्लोरीन अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर देता है किसको? दूसरे एल्युमिनियम को। और ये लोन पेयर शो कर रहा है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड जब सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी नो दैट डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज वन साइडेड शेयरिंग फ्रॉम नॉन मेटल्स, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही नॉन मेटल्स की तरफ से होते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी बी। इज दैट राइट बच्चों? जी सर। Then question number 6 is saying the boiling point of some hydrogen halides are shown. तो कह रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइड से कुछ boiling points आपको दे दिए गए। First of all, you need to keep remember बच्चों that boiling point is one of the physical property. आपको ये याद रखना है कि ये क्या है आपके पास? ये एक physical property है, और होपफुली आपको याद होगा कि ये किस तरह इंक्रीज हो सकती है या किस तरह डिक्रीज हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, सो जस्ट लुक एट ओवर हियर। HCl भी जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 118 है। HBr का मेल्टिंग पॉइंट 206 है। हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है 238 है। They are asking what is the explanation for the trend of boiling point for the hydrogen halides from HCl to HI। वो पूछ रहे हैं ट्रेंड बताइए बॉइलिंग पॉइंट का फ्रॉम HCl to HI। डेफिनेटली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये आपके पास डिक्रीज हो रहा है। ओ सॉरी, ये आपके पास क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? तो आपने इसका आंसर बताना है कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है। Right, so the bond energies of the hydrogen halides increases from HCl to HI। वो कह रहे हैं कि यार बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो बॉन्ड एनर्जी जो अगर आप बात करते हो तो बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक जो है बॉन्डिंग से है, इसका ताल्लुक फिजिकल प्रॉपर्टीज से नहीं। सो वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस कि यार ये आंसर इसका सही हो सकता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल क्या चीज होती है, वो किस चीज के ऊपर वर्कआउट करती है। सो वी नो दैट इफ यू हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते चले जाएंगे then there would be a greater induced dipole। जब greater induced dipole होगी तो definitely आपके पास melting boiling point पे क्या होता है? इफेक्ट होता है। So you need to keep remember जब आप जाते हो क्लोरीन से ब्रोमीन पर, ब्रोमीन से आयोडीन पर, तो क्लोरीन have 17 electrons, bromine have 35, iodine has 53। So we have a greater number of electrons down the group। When the number of electrons increases, induced dipole increases, hence the melting boiling point increases। So we can say that this is an increase in strength of intermolecular forces attraction from HCl to HI। So the right answer would be B। Is that right, Bacho? Right, Bacho? जी सर। Okay. Then here we have question number 7. They are saying element X, Y, and Z all are first two periods of the
फर्स्ट पीरियड ऑफ द periodic table, ये फर्स्ट 2 पीरियड्स में मौजूद हैं. They are calling electronegativity values are shown. वैल्यूज आपको गिवन हो गई है. अच्छा, वैल्यूज जो आपको गिवन की गई है उसमें जरा गौर करने वाली बात यह है कि आपको 4 दी हुई है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, एंड वी नो दैट ये हाईएस्ट किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है. तो Z is actually fluorine. So if you talk about Z2, so it is actually one of the compound which is F2, right? And you need to keep remember if the difference of electronegativity, you need to keep remember the difference of electronegativity, अगर आपके पास 0 से 0.7 हो तो वो आपके पास होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो आपके पास होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल. और 0.7 से अगर आपके पास 1.7 तक हो तो वो होता है आपके पास पोलर मॉलिक्यूल. और 1.7 से अगर बढ़ जाए तो वो आपके पास कहलाता है आयोनिक कंपाउंड. So this is the difference of electronegativities. तो डेफिनेटली आपके पास ये जो F2 है, Z2 है, ये तो आपके पास हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है. इज इट राइट बच्चों? एंड जी देन सर. here we have YZ. YZ जो है आपके पास, अगर आप YZ को देखते हैं तो YZ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास समवेयर आ रहा है 1.9. It is near to somewhere you can say that 1.7 के करीब करीब है. तो ये आयोनिक कंपाउंड तो होगा बट इसमें लिटिल बिट कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा. सो स्लाइड कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसमें मौजूद होगा. स्लाइड कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि ये नियरली आपके पास आयोनिक कंपाउंड जैसे AlCl3, ठीक है ना, इस तरह का ये कुछ हो सकता है. और अगर आप बात करें X की और Z की तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस 3 का है, which is the largest difference. So this should be ionic compound. And we know that ionic compounds जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है. तो भाई सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? XZ का. XZ का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. तो दिस इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. उसके बाद इसका होगा और उसके बाद इसका होगा. So what is the right answer बच्चों over here? You can see this question number 7 का right answer क्या हो गया आपके पास? C हो गया. Is that right बच्चों? जी सर. ठीक हो गया. उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 को अगर, तो the equation for reaction 1 is shown. What is the correct expression for the enthalpy change of reaction 1? They gave us what? They gave us enthalpy change of combustions. Combustions दी हुई है उन्होंने हमें. और हमसे पूछ क्या रहे हैं वो? हमसे पूछ रहे हैं enthalpy change of reaction पूछ रहे हैं. रिएक्शन जो है उसकी enthalpy change पूछ रहे हैं. तो we know that combustion वाला किस तरह बनाया जाता है. पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं. C6H12O6. जब ये ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और आपके पास 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं बच्चों. तो when this molecule is going to be combust, definitely it is going to produce carbon dioxide and water. That's fine. और कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहा है और यहाँ पर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा. तो you can see this on both sides carbon dioxide is same, so definitely it should be 0. There is no contribution of carbon dioxide over here. But अगर आपके पास for suppose अगर आप इसको देखें ग्लूकोज अगर आपके पास कंबस्ट हो रहा है तो द एनर्जी डिफरेंस इज A. और अगर आपके पास कंबस्ट हो रहा है इथेनॉल तो एनर्जी डिफरेंस इज B. But we have 2 molecules of ethanol, so we should multiply this energy change with 2, and we need to find out this, right? So we know that जिनके एरो एक डायरेक्शन में होते हैं we need to add all of them. तो इनके हेड आप देखें एक डायरेक्शन में है तो we need to add all of them, and they are equal to opposite to it. क्योंकि ये opposite है, head to head मिल रहा है, tail to tail मिल रहा है, तो इसके opposite हो जाएगा. तो it must be A is equals to X plus 2B. And we need to find out X, so 2 will go over there and it will be subtracted. So A minus 2B. So what is the right answer, बच्चों? The right answer would be B. Is that clear, बच्चों? जी सर. All right. Okay, so we are moving towards question number 9, and I think it's the most simplest question in this paper. The nitrogen monoxide is atmospheric pollutant that is formed inside car engines by an endothermic reaction. बता दिया उसने यार, उसने बता दिया रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक. तो रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है then delta H should be positive, and we know that जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है. तो ये रिएक्शन का आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सो है, इनकी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो दे आर एक्सो. तो ये आंसर तो नहीं हो सकते हैं. ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है. पहले तो 4 में से 2 आंसर हमने निकाल लिए. अब
इन दो में से राइट आंसर निकालना है। तो वी नो दैट एंथैल्पी चेंज आपके पास पॉजिटिव होती है और एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा वो एनर्जी है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो भी चीज पॉजिटिव होती है उसका हेड हमेशा ऊपर होता है। तो जस्ट लुक एट ओवर हियर, एंथैल्पी चेंज हेड पॉजिटिव है, एंथैल्पी चेंज और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों का हेड फॉरवर्ड है, ऊपर है, it means they both are positive. So the right answer would be A. This is wrong because it's showing that enthalpy change is negative. This is wrong. All right, bachcho. So the right answer of 9 is A. Okay. जी सर। Okay. Then here we have one more question और इसको solve करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, तो हम जरा इसको solve कर लेते हैं अलग से पेज पर। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, आपको चाहिए कि वो क्वेश्चंस आप एंड में करें। पहले आप वो क्वेश्चंस करें जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपका टाइम सेव हो और आपके मार्क्स बढ़ जाए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस जो कि इसमें आप गलती के चांस मतलब क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जब आप गलती करते हैं तो फिर आप उसमें दोबारा उसको करने की कोशिश करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर उसको करने की कोशिश करते हैं, इस तरह आपका टाइम वेस्ट होता है और आप उसी एमसीक्यू में फंसे रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आप फंस सकते हैं उसको आप एंड में करें ताकि आप जब इन्विजिलेटर आपके सर पे आके बोले 15 मिनट रह गया, 10 मिनट रह गया, तो आप परेशान ना हो कि आपने जो आपके आते हैं वो आप कर चुके होंगे। तो जल्दबाजी में आप वो चीजें गलत नहीं करेंगे जो आपको आती होंगी। ठीक है, राइट नाउ ओवर हियर द टू हाफ इक्वेशंस आर शोन, जस्ट लुक एट ओवर हियर। ये दो हाफ इक्वेशंस आपको दे दी गई हैं। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नेट आयंस एंड सल्फेट आयंस इज शोन, और फिर स्टेटमेंट्स हैं कुछ, तो जरा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले तो जरा देखो कि आपके पास यहाँ पर मैग्नेट के पास कितने ऑक्सीजन है, 4 और 2, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 और 4, 6 ऑक्सीजन मौजूद है, तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है ऑलरेडी। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस। मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, तो एवरीथिंग इज बैलेंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन बोथ द इक्वेशंस। अगर आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 3 5 है, और यहाँ पर 4 और 1 5 ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद अगर आप हाइड्रोजन को देखें 2 और यहाँ पर भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1, एवरीथिंग एवरी एलिमेंट इन बोथ द इक्वेशंस आर बैलेंस, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बैलेंस। जस्ट लुक एट ओवर हियर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे तो इन दोनों को अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, इसको 2 से, इसको 3 से, तो इन बोथ ऑफ द सिचुएशन दे आर गोइंग टू बी 6। जरा देखिए कितना हो जाएगा, 2MnO4 negative plus 2H2O plus 6 electrons, right, gives you 2MnO2 plus 8 hydroxides, right? And after this, it should be 6 hydroxides plus 3 SO3 2 minus, and it would be 3 SO4 2 minus, then 3 water molecules, and 2 3 plus 6 electrons. So when we equate these two equations, so you can see this बच्चों के ये जो 6 electrons हैं, they are going to be deduct, cancel हो जाएंगे एक दूसरे से। मैग्नेट आयंस आर रिमेन ओवर हियर, MnO4 ऐसी का ऐसी, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बचना चाहिए, यहाँ बचेगा, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल बच गया। उसके बाद अगर आप हाइड्रोक्साइड को देखें तो यहाँ 6 है, वहाँ 8 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड भी बचने चाहिए, तो ये सर, जी बेटे। सर ये हमारे पास हाइड्रोजन 4 नहीं होंगे कहाँ पर बेटे? फर्स्ट इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में हाइड्रोक्साइड 4 ऑलरेडी गिवन है ना, जब आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो सब कुछ डबल होगा। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया ना, इस पूरी इक्वेशन को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई थोड़ी करा सकते, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ बचा आपके पास SO3, तो ये आ गया आपके पास 3SO3 ऐसी ही और 2 माइनस, और यहाँ आपके पास आ गया 3SO4 2 माइनस ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई है इक्वेशन, और साथ साथ यहाँ पर Mn वाटर मॉलिक्यूल्स 2 plus 3, Mn रह गया ना हमारे पास, MnO2 कहाँ लिखा मैंने, MnO2 नहीं लिखा, MnO2 2MnO2 भी रह गया हमारे पास, ये चीज रह गई, ठीक है ना। ऑलराइट बच्चों, अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है
इस इक्वेशन में जो आपको ऊपर गिवन है उसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, नो इशू, राइट, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ये स्टेटमेंट्स राइट है या रॉन्ग है। जस्ट लुक एट ओवर हियर कि भाई u इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू z, यानी कि u जो है अमाउंट ऑफ मैग्नेट्स 2 है हमारे पास u, ठीक है, और x क्या है हमारे पास, x है भाई ये है हमारे पास which is right now this, and z क्या है हाइड्रोक्साइड which is also 2, so this is right, all of these three are correct, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गई सही। उसके बाद बोल रहा है मैग्नीज इज रिड्यूस टू ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अच्छा जी, मैग्नीज जो है आपके पास यहाँ है MnO4, MnO4 को अगर आप देखते हैं तो इट इज -1 ओवरऑल, और ऑक्सीजन आपके पास -2 होता है, तो एक ऑक्सीजन -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन होगा -8, -8 हो जाके हो जाएगा +8, तो इसका मतलब ये +8 -1 विल गिव यू 7। और ये जो दूसरा वाला है आपके पास MnO2, अगर इसको देखते हैं तो MnO2 इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि न्यूट्रल है, and each oxygen is -2, so it would be -2 into 2 would be -4, would go over there and become +4. So you can see this +7 say +4, the reduction is going to be happen over there and reduce to oxidation state 4, that is the right statement। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है आपसे सल्फर इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 to 6, okay, SO3 is 2 minus, so it would be -2, and each oxygen is -2, so it would be -6, -6 go over there and become +6, -2 will give you +4, right? And SO4 is also -2, and each oxygen is -2, so -8 will go over there, +8 -2 will give you +6, so definitely it is going to be increasing and oxidize from +4 to +6. This is also correct, so all three statements are absolutely right. All right bacho, so the right answer of this should be A is right answer, okay? Yes, sir. Okay, then the A would be the right answer for this. Here we have question number 11 as well. Hydrogen peroxide decomposed to form water and oxygen. The reaction is catalyzed by bromide ions. Okay. So just look at over here. They are asking which row is correct. Type of catalyst, and in step number 1. Okay. So which type of catalysis is this? Heterogeneous or homogeneous? We can see this. Just look at over here. In this, bromide is aqueous and hydrogen peroxide is aqueous. So when both are in the same phase, you can say that if you have same phase, reactants and catalysts both have same phase, so definitely it is homogeneous catalysis. So C answer हो सकता है या तो D answer हो सकता है, ये तो हो गए wrong, ठीक है। And then secondly, in step number 1, they are asking for oxidizing or reduction. So bromide की बात को कर रहे हैं आपसे, तो bromide यहाँ हो गया 0, यहाँ है -1, so it is increment in the oxidation state. This is increment in the oxidation state, so we can simply say that it is going to be oxidized, right? It is going to be oxidized, so bromide ion are oxidized. So what is the right answer bacho? C would be the right answer, right or not? Yes, sir. Then after that they are saying that here we have hydrogen and iodine reacts to form hydrogen iodide in an exothermic reaction. This is very important. Exothermic reaction के बारे में जानना जरूरी है। अगर ये इंफॉर्मेशन अगर आपने स्किप कर दी तो इसका मतलब ये क्या है, ये एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। All right, and then they are saying you have 1 meter cube reaction vessel contain hydrogen, oxygen, and hydrogen iodide gases at equilibrium. The temperature is changed such that the total pressure become double. What is the effect of value of Kp and the position of equilibrium? All right, so they are saying that you have actually one vessel. In this vessel, they are saying that you have different gases. Reaction mixture आपके पास है, इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस भी है, इसके अंदर आपके पास आयोडीन गैस भी है, ठीक है ना, इसके अंदर आपके पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड भी है। So we have all 3 types of gases over there, right? वो कह रहा है कि आपने इसका कुछ टेम्परेचर के साथ चेंजेस की जिसमें से प्रेशर बढ़ गया। We know that कि हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, फिर उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, तो वो वॉल्स के ऊपर और स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट करते हैं और कोलाइड करते हैं। जब वो वहां जाके कोलाइड होते हैं तो प्रेशर भी आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने डेफिनेटली प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाया होगा। और रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वी नो दैट इट इज ऑलरेडी रिलीजिंग द हीट, सो इट डज नॉट रिक्वायर ग्रेटर टेम्परेचर for the more product, right? So अगर आप
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वी नो दैट व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनर्जी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे फर्दर तो ये वाली साइड लाइटर हो जाएगी, तो रिएक्शन मूव कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आंसर ए हो सकता है या तो आंसर सी हो सकता है, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। एंड वी आल्सो नो दैट केपी की जो वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर से ही इफेक्ट हो सकती है, और वी नो दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केपी कम हो जाएगा, केपी आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो अगर, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो आपके पास केपी बढ़ जाता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस, तो आप इस वक्त टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास केपी भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। सो द राइट आंसर ऑफ is A. Is that right, बच्चों? जी सर। All right. Then here we have question number 13. Diethyl zinc is added to sodium hydroxide aqueous. Two reactions occur. Reaction 1 and reaction 2 are given. In these reactions, which compound act as Bronsted Lowry acid? भाई बहुत important definition होती है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। Bronsted Lowry acid बोलते हैं प्रोटॉन डोनर को। प्रोटॉन डोनर क्या होता है, इसमें प्रोटॉन डोनर का मतलब है H पॉजिटिव आयन डोनेट करना। ठीक है, तो जरा इक्वेशंस को देखें। C2H5 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है जिंक के साथ, और बाद में ये बन गया है C2H6, यानी कि इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है। एक हाइड्रोजन इसके पास कम था, अब एक हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा हो गया, तो इसने एक्सेप्ट किया, इसने डोनेट नहीं किया। डोनेट किसने किया होगा, डेफिनेटली बराबर वाले ने। सो ओवर हियर व्हाट इज गोइंग टू बी एन एसिड व्हिच इज प्रोटॉन डोनर। तो इक्वेशन 1 में तो आपके पास आंसर आ गया वाटर। सो या तो बी आंसर हो सकता है या तो सी, ए और डी तो नहीं हो सकता। इन सेकंड इक्वेशन अगेन इफ यू जस्ट फोकस ओवर देयर, तो यहाँ जिंक के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो जिंक ने हाइड्रोजन गेन कर लिया है। सेम एज इट इज हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखें तो हाइड्रोक्साइड पहले और बाद में एक ही जैसा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद हाइड्रोक्साइड, राइट। जिंक ने गेन कर लिया है, गिवन किसने किया होगा, हाइड्रोजन ने डेफिनेटली गिवन, और वाटर ने डेफिनेटली गिवन किया होगा हाइड्रोजन। तो अगेन in this equation as well, water is donating its proton. In both the equation, water is working as a proton, as a proton donor, and this is working as an acid. All right, बच्चों। Right, बच्चों। जी सर। Then 14th MCQ is saying which statement about atoms and molecules is correct? The molecular formula of a compound is the simplest whole number ratio. Oh my God, simplest whole number ratio होता है molecular formula? नहीं भाई, molecular formula is the one of the formula which is showing you the exact number of atoms of each element. whole number तो simplest ratio जो आपको बताता है तो आपके पास empirical formula होता है। तो this is wrong, this statement is wrong. Then they are saying 1 mole of any substance. Any substance, oh my God, substance तो बात होगी, गलत। substance नहीं हो सकता। अगर वो बोलता 1 mole of any atom या 1 mole of any element, तो बात समझ में आती कि उसके अंदर एक जैसे एटम्स होते हैं, तो वो 6 10 raised to the power 28 होता है। बट सब्सटेंस तो कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Then the relative atomic mass of an element is the ratio of an average atomic mass of an atom to the mass of an atom of carbon 12. No, this is not carbon 12. This is the 1/12 mass of carbon. So this is also wrong. Then the right answer would be D, definitely. The relative formula mass of compound is the sum of all individual atomic masses of all atoms in the formula. Absolutely right. Molecular formula जो होता है, जैसे suppose अगर मैं लिखूं यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, the molecular formula जो आपके पास है इसका जो मास होगा, this is the sum of the all atomic masses. Carbon, nitrogen का 14, hydrogen का 1 into 4, and then nitrogen का 14, and then oxygen का 16 into 3. इन सब का sum आपके पास क्या कहलाएगा, molecular mass, which is the mass of the sum of all atomic masses present in this formula. All right, बच्चों। जी सर। Then here we have question number 15. The Boltzmann distribution of 1 mole of a gas at temperature T is given to you. That's fine. They are saying 1 mole of the same gas is added. The gas remain at temperature T. तो भाई temperature change नहीं हुआ, temperature change नहीं हुआ। जब temperature change नहीं हुआ तो ये तो possible नहीं है, ऐसी है ना। जब temperature change नहीं हुआ तो ये तो possible नहीं है। There is no change of temperature. Temperature change होगा, temperature low होगा तो ये आएगा, टेम्परेचर हाई होगा तो ये आएगा। बट एज सच यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। अच्छा,
टेम्परेचर हाई करने पर आपके पास ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये तो सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपके पास कैसे कोई भी चीज इस तरह हो सकती है, दैट्स नॉट फाइन। आपके पास ये आंसर होना चाहिए इसका ए, क्योंकि अगर आपने 1 मोल लिया है तो जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास इस एनर्जी वाले थे उतने ही मॉलिक्यूल्स दोबारा से और ऐड हो जाएंगे आपके पास। जितने भी मॉलिक्यूल्स से आपके पास जो रिएक्शन कर रहे थे, फॉर सपोज एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे थे 1 मोल में, तो अगर आपने 2 मोल कर दिए तो अब इसके डबल हो जाएंगे, ठीक है। 1 मोल गैस के अंदर अगर तो सपोज 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इतनी है कि वो रिएक्शन कर सकते हैं, तो अगले 1 मोल और ऐड करोगे तो 5 और 5 10 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो ये डबल हो जाएगा। जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इज दैट राइट बच्चों? राइट बच्चों? जी सर, जी सर। Okay, San, here we have 16th MCQ. In this reaction shown, the concentration of both X and Y are reduced to half. They are saying concentration of both X and Y are reduced to half and their original values while keeping the total volume of the solution constant. ठीक हो गया? Simultaneously, the temperature increased. Temperature increase किया गया भाई, ठीक है ना? What prediction is definitely true? अब देखें, सिर्फ true भी तो लिख सकता था ये। डेफिनेटली ट्रू का क्या मतलब है, यानी कि जिससे आपको पक्का यकीन हो, भरोसा हो कि हाँ यार ये बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की हाफ कर रहे हैं। ओके, देन स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स एक्स एंड वाई विल बी सक्सेसफुल। देखो आपने कितना कोलिजन सक्सेसफुल है या कितना नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू बी एस्टिमेट दिस, हम इसको नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है हमारे लिए बहुत, क्योंकि अगर हमने वैल्यूज हाफ कर दी है तो कितना ज्यादा और कितना कम हो सकता है, वी कैन नॉट एग्जैक्टली एस्टिमेट दिस। तो दिस इज नॉट 100% ट्रू, हम नहीं बता सकते इसको। Yes, but we know this, the average kinetic energy of the particle X and Y would definitely increase because we are increasing temperature. So when the temperature increases, kinetic energy of the particle increases. This is 100% sure. यार ये बात तो होगी। Then the rate of reaction will be unaffected. No, definitely we are increasing temperature, so there would be some change in rate of reaction. So this is wrong. Then the frequency of collision between particles of X, particles of Y will halve. This is not true. If you are decreasing the concentrations of the reactants by half and also you are increasing the temperature over there, so this is not 100% true कि आपके पास जो collisions हैं वो भी हाफ हो जाए। आपने concentration हाफ किए, चलो collision हाफ हो जाएगा, दैट्स समझ में आती है बात, समझ में आने वाली बात है, लेकिन आपने टेम्परेचर भी तो बढ़ाया, like there will be some problem with frequency of collision, so this is not 100% true. So the right answer would be B. Definitely, the kinetic energy of the particle is going to be increases when you increase the temperature. Is that right, Bacho? Right, everyone? जी सर। Okay, then student investigate the chlorides of period 3. Chlorides of period 3 की बात हो रही है। Okay, this is what the student wrote down record. The compound a white crystalline solid है, compound पानी में डिसॉल्व होने के बाद pH 12 दे रहा है, ठीक हो गया। Then if you place the test to be heated in Bunsen burner, it's going to be melt in several minutes. जरा आप देखें, several minutes के अंदर अगर ये हो जाता है melt, it means कि ये ionic compound तो नहीं है। several minutes के अंदर अगर ये क्या हो रहा है, melt हो रहा है, ये ionic compound तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब the compound was magnesium chloride is not possible, the compound was sodium chloride is not possible. अगर आप चाहते हैं सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को मेल्ट करना, तो इट रिक्वायर्स एटलीस्ट सोडियम क्लोराइड के लिए 800 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, तो यूं ही थोड़ा सा हीट करने से मेल्ट नहीं हो जाएगा। So this is wrong, right? So they are saying what can be deduced from this record? क्या आप निकाल सकते हो इससे ना? तो we know that अगर आप PCl5 को पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपके पास क्या बनता है भाई? आपके पास HCl बनता है, जिसकी pH आपके पास क्या होती है? जिसकी pH आपके पास ऑलमोस्ट 1 होती है। तो pH 1 होती है, इसका मतलब यहाँ तो उसने pH 12 दी है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? ये बात भी गलत हो गई। तो सही बात क्या हुई? सही बात ये हुई एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कोई रिकॉर्डेड जो ऑब्जर्वेशन बच्चे ने की है वो गलत की है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है, दैट्स फाइन, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो सकता है, फाइन, लेकिन डेफिनेटली उसका अगर वो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो नॉन मेटालिक क्लोराइड होगा। नॉन मेटालिक क्लोराइड जो है हमेशा पीएच एसिडिक देते हैं, तो मेरे ख्याल से इसने पीएच नोट करने में कोई प्रॉब्लम की है। इज दैट राइट बच्चों?
जी सर। Then the question number 18 saying that element in period 3 and their compound show strand across the period from sodium to chlorine. Okay, which raw is correct? अगर आप बात करते हो सोडियम की, मैग्नीशियम की और एल्युमिनियम की, तो we know that these two are basic. This is amphoteric. And उसके बाद जो आपके पास होता है सिलिकॉन, उसके बाद आपके पास आता है फॉस्फोरस, फिर आपके पास आता है सल्फर. दे आर वी नो दैट एसिडिक, राइट? सो बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक की तरफ मूव करते हैं हमेशा. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें जाए तो नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है, तो EN वैल्यू हमेशा मोर होती है किस तरफ? नॉन मेटल्स की तरफ, और लेस होती है हमेशा मेटल्स की तरफ. यू कैन से दैट अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो द राइट आंसर वुड बी दीस टू. ये तो नहीं हो सकते. और सोडियम बेसिक है, एम्फोटेरिक और एसिडिक, सो द राइट आंसर वुड बी सी. 18 का राइट आंसर सी होना चाहिए. इज दैट राइट बच्चों और नॉट? जी सर। Okay. Then question number 19. Question number 19 is saying the table shows the melting point of silicon dioxide and phosphorus oxide. Okay, and we know that phosphorus oxide और इन दोनों में फर्क क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, और जबकि ये आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, राइट? एंड देन मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस हमारे सामने है. Which statement explain the difference between melting point of SiO2 and phosphorus oxide? Again, melting point is physical property, so we need to talk about just let's see what they are saying. Statement कौन सी है भाई? The bonding of the oxide changes from ionic to covalent. नहीं भाई, दोनों में ही covalent है. The metallic character of element decreases across the period. Both are non-metal, or you can say that silicon metalloid है. Metals दोनों में से कोई नहीं है. The oxidation number of element increases from, say, oxidation number से भी कोई ताल्लुक नहीं है. Oxidation number से क्या होता है? आप ताल्लुक किस चीज से? स्ट्रक्चर से. that one is giant molecular structure and one is simple molecular structure. That is why the melting point difference would be occur over there. Is that right बच्चों? जी सर. Okay, again one more MCQ over here which requires a little bit calculation. अगर आप इसकी calculation करोगे तो मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ सकता है. तो लेट्स सी कि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा सकूं. तो इसका सवाल यहाँ पर मैं आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये सवाल आपसे पूछना क्या चाह रहा है और आप इसका जवाब कैसे देते हो. ठीक है, वो कह रहा है इक्वल मासेस. जरा गौर से देखिए क्या कह रहा है. इक्वल मासेस की बात कर रहा है, मोल्स की बात नहीं कर रहा है भाई, मासेस की बात कर रहा है. इन चारों के इक्वल मासेस उसने दिए हैं, उसको थर्मली डिकम्पोज किया है, और वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस आपके पास मेजर हो गया. व्हिच कंपाउंड विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है, एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, कार्बोनेट जो होते हैं आपके पास, जैसे फॉर सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको थर्मली डिकम्पोज करोगे तो इट वुड प्रोड्यूस व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपके पास जो गैस है वो 1 मोल प्रोड्यूस होगा. यानी कि अगर आप 1 मोल इसको थर्मली डिकम्पोज करो तो आपके पास 1 मोल गैस बन जाएगी. लेकिन अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट की अगर बात करते हो फॉर सपोज, तो अगर आप इसको थर्मली डिकम्पोज करते हो तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, वो भी 2, और आपके पास बनेगी हाफ ऑक्सीजन गैस. यू कैन सी दिस कि आपके पास अगर इसका 1 मोल होगा तो आपके पास 2.5 मोल्स गैसेस के बनेंगे. तो इट्स प्रीटी मच श्योर कि आपका आंसर जो है कार्बोनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको चाहिए ज्यादा गैस, अगर आपको ज्यादा गैस चाहिए तो आपको नाइट्रेट को डिकम्पोज करना पड़ेगा. तो कार्बोनेट कैन नॉट बी द राइट आंसर. राइट बच्चों? जी सर. अब मसला किस में आता है? मसला आता है बैरियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रेट में. फॉर सपोज इन दोनों को मैं अगर ब्रेक डाउन करूंगा तो इन दोनों का ही नंबर ऑफ मोल्स जो है गैसेस के सेम आएंगे, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द मोल्स. जस्ट लुक एट ओवर हियर कि अगर आप इसका 1 मोल डिकम्पोज कर रहे हो तो आपके पास 2.5 मोल्स गैसेस के प्रोड्यूस हो रहे हैं. दैट्स फाइन. और इसका भी कर रहे हो तो भी दैट्स फाइन. बट व्हाट अबाउट द मासेस? दे आर आस्किंग फॉर द मासेस. इक्वल मास ले रहा है वो, ठीक है ना. तो अगर आप इसका मास निकालोगे तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट? अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट का अगर मैं मास निकालूं तो बच्चों को कितना बनता है जरा देख लेते हैं. कैल्शियम नाइट्रेट क्या होगा आपके पास? नाइट्रेट होता है 14 प्लस 48, ठीक हो गया. आपके पास ये हो गया इंटू 2 प्लस 40. तो आप देखें कि इसके 1 मोल का मास आ रहा है कितना? 164 ग्राम.
और जबकि अगर आप बैरियम का देखें तो बैरियम का होता है 137 समवेयर, तो इसका कितना आएगा जरा देखते हैं, इसका कितना बनेगा 14 प्लस 48 इंटू 2 प्लस 137, तो ये बन रहा है 261। जरा देखिए अगर आप 261 ग्राम्स को ब्रेक डाउन करेंगे तब भी 2.5 मोल्स बनेंगे, और इसका 164 करेंगे तब भी 2.5 बनेंगे। इसका मतलब ये है कि कम मास कैल्शियम नाइट्रेट का अगर होगा तो वो क्या करेगा, आपके पास ज्यादा बना सकता है वॉल्यूम। सो यू नीड कीप रिमेंबर, जिसका एमआर छोटा होता है उसका मोल्स का आंसर बड़ा आएगा, और फिर आपके पास मोल्स का आंसर बड़ा आएगा तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी डेफिनेटली उसका बड़ा आएगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर छोटा है। सो द राइट आंसर वुड बी बी ओवर हियर। इज दैट क्लियर बच्चों? आपको इसके पीछे की साइंस समझ में आती है? इज दैट क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने क्या देने की कोशिश की है, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एमआर छोटा होगा तो आपके पास डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके पास ज्यादा आएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे आपके पास, तो आपके पास डेफिनेटली दूसरे गैसेस के भी मोल्स ज्यादा आएंगे, और फिर आपके पास डेफिनेटली वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा। इसकी एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको, फॉर सपोज आपके पास 100 ग्राम्स दोनों चीज है, ठीक है ना, तो अगर मैं मोल्स निकालूं, किसके मोल्स निकालूं मैं कैल्शियम नाइट्रेट के, तो कैसे निकलेंगे बच्चों जरा देखो, 100 डिवाइड बाय 164। और अगर मैं मोल्स निकालूं किसके बच्चों, मैं मोल्स निकालूं बैरियम नाइट्रेट के, तो आप जरा देखें कि बैरियम नाइट्रेट के कितने मोल्स निकलेंगे, 100 डिवाइड बाय 261। तो अगर मैं इसकी मास मोल्स निकाल लिए हैं मैंने, अगर मैं इसके मोल्स देखूं तो इट वुड बी 100 ओवर 164, 100 ओवर 164, ये आपके पास बनते हैं 0.609, ये आपके पास मोल्स आ रहे हैं इसके, और इसके कितने आएंगे 100 ओवर 261, तो ये आपके पास मोल्स आए कितने 0.383। ठीक है भाई बच्चों, इज दैट क्लियर? आपके पास यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। मेरे बच्चों जी सर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आपके पास आ गए मोल्स कम, अब अगर आप इसका रिलेशन लगाते हैं तो टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना, देखिए 1:5 का रेशियो है ना, 1:2.5 का रेशियो, तो अगर आपके पास 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट का होगा तो आपके पास 2.5 मोल्स किसके बनेंगे, गैसेस के बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 0.609 मोल्स हैं, तो अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज आ जाएंगे, आपके पास वो कितने आएंगे 0.609 इंटू 2.5, तो आपके पास मोल्स आ रहे हैं 1.5225, और अगर आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करा दें, सो इट वुड गिव यू 36.54 डेसीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। लेकिन अगर आप बैरियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो आप देखें आपके पास है 0.383, अगर आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएंगे गैसेस के मोल 0.9575, और जब आप इसको 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास वॉल्यूम कितना आएगा 22.98। सो इट्स ऑब्वियस कि आपके पास सेम मास अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट का और बैरियम नाइट्रेट का लेते हैं तो वॉल्यूम गैसेस का कैल्शियम नाइट्रेट में ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसका एमआर छोटा है। इज दैट राइट बच्चों? जी सर। आई थिंक नाउ इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बैक टू द पेपर। Here we have the right answer would be calcium nitrate. A smaller MR would produce greater number of moles and would produce greater number of moles of gases and then greater volume as well. So that would be fine now. We have question number 21. Which rock gives the correct comparison, right? They are saying which comparison, between the solubilities of calcium hydroxide and barium hydroxide and thermal stability of calcium carbonate and barium carbonate. We know that. We know this, that when you are moving down the group, अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या हो जाती है, इंक्रीज, आपके पास इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर्ड टू कैल्शियम, तो भाई बैरियम हाइड्रोक्साइड इज हायर सॉल्युबल, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तो मे बी द सी और डी वुड बी द राइट आंसर, ए और बी तो नहीं हो सकते हैं, तो पहले फुर्सत में इसको काट दें। एक कॉन्सेप्ट हुआ आपका क्लियर, आपका दो इसमें से ऑप्शंस कट गए, अब बचे क्या, दो ऑप्शंस, थर्मल स्टेबिलिटी। तो भाई जितना डाउन द ग्रुप जाओगे उतना रिएक्टिव मेटल आपके पास आ जाएगा, जितना रिएक्टिव मेटल आपके पास होगा उतना स्टेबल वो थर्मल डिकम्पोजिशन पे होगा। रिमेंबर इट इज आल्सो थर्मली मोर स्टेबल, सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज डी। ऑलराइट बच्चों, जी सर।
Then question number 22 is saying which statement relating to the element in group 17 and their compounds is correct. Bromine will reduce potassium iodide. Okay, if you talk about this, तो भाई ब्रोमीन अगर आप डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड में तो आपके पास बन जाता है ब्रोमाइड और आपके पास बन जाती है आयोडीन. But bromine will not reduce potassium iodide. Potassium iodide is going to be oxidized. ये देखें, decrement नहीं है, ये increment in oxidation state है, तो this is not reduced, this is oxidized. So this statement is going to be wrong. Iodide ions react to form white precipitates when added to silver nitrate. Silver nitrate से yellow precipitates produce करता है, not white. Bromide ion reacts to form white precipitates with silver nitrate. No, it produces cream precipitates, not white precipitates. White chloride करता है. Chlorine reacts with hydrogen to form colorless gas, and you need to keep remember HCl, HBr, and HI. They all are, you can say that, steamy fumes, colorless gases. So this is the right statement. All right, bachcho. जी sir. Then if you talk about 23, an excess of chlorine was bubbled into 100 centimeter cube. Okay. अच्छा बच्चों, इसके लिए आपको लिखना पड़ती है इक्वेशन. बता, मुझे बता दे, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसकी इक्वेशन जल्दी से? इसकी इक्वेशन मुझे कौन बता सकता है? कोई बच्चा है ऐसा मेरे पास जो इसकी इक्वेशन मुझे बता सके? Hot NaOH along with chlorine. ये मैंने आपको लिखवाई भी थी, अगर आपको याद हो. मैंने अभी वर्कशॉप के अंदर भी इसको कराया है आपको. अगर आपको याद हो तो आप वो इक्वेशन मुझे यहाँ पर लिखवा सकते हैं. चले भाई, ये आ गया यहाँ पर ये सवाल 23. इसकी इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है. इसकी इक्वेशन अगर आपको पता होगी तो आधा सवाल आपका वही सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपको इक्वेशन पता नहीं होगी तो आप फिर यहाँ पर स्टक हो जाएंगे समवेयर. तो इसकी इक्वेशन लिखना जरूरी है. जी बताएं, कौन बता रहा है? When chlorine reacts with NaOH, hot NaOH, तो आपके पास क्या बनता है? एक तो आपके पास बनेगा NaCl, दूसरा क्या बनता है बच्चों? जल्दी से. NaClO3. Yes, absolutely perfect. ये आपको याद रखना है, NaClO3 बनेगा जब आप hot NaOH से ट्रीट करते हैं. ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है हर हाल में. ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर आपको याद हो, so I just write 5 over here, 6 over here and 3 over here. ऐसी ना कुछ हो, इसी तरह की बैलेंसिंग थी ना. ठीक है, ओके, सब कुछ बैलेंस हो गया. अब वो कह रहे हैं excess chlorine was bubbled into 100 centimeter cube of 6 mole per decimeter cube sodium hydroxide. So we know that number of moles निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन हो. तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो तो मस्ट बी डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू डेसीमीटर क्यूब. सो कॉन्सेंट्रेशन है 6, वॉल्यूम है 100 over 1000, so it would give you 0.1 into 6. I think it would give you 0.6 moles. ऐसे आएगा आंसर. जरा चेक कर लेते हैं भाई. 100 over 1000 into 6. Absolutely 0.6 आपके पास मोल्स आ गए. किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया आपके पास, जो उसने गिवन किए हैं आपको. How many moles of sodium chloride would be produced? They are asking for the number of moles of sodium chloride would be produced in this reaction. So we can take a relation. NaOH आपको दिया हुआ है, जो चीज आपको गिवन होती है आप उससे रिलेशन लगाते हैं. एक्सेस से कभी भी रिलेशन नहीं लगता है. गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान रिलेशन लगेगा. तो NaOH is given, NaCl is required. पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं. इक्वेशन कह रही है कि if you have 6 NaOH then it must produce 5 NaCl. Right now what is the situation? We have 0.6 NaOH moles we have. So how much NaCl will be produced? So we can cross multiply them, and it would be 6x would be 0.6 into 5, and x would be 0.6 into 5 over 6, and it must give 0.5, which is the right answer over here, B. Is that right, bacho? The right answer for this is B. Is that right, bacho? Yes, sir. Okay, so the right answer would be B over here. All right, then here we have 24th MCQ. The product of contact process is Z. Product of contact process is Z. We know that it is sulfuric acid. Yes, sir. Answer was B, right? Yes, but B. It's B. 0.5.
Okay, which reaction or process, they are asking which reaction or process leads to the formation of gas, वो ऐसी कोई प्रोसेस या रिएक्शन जो गैस बना रहा हो जो कि न्यूट्रलाइज कर दे aqueous solution of Z को, यानी कि वो कह रहा है एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दे. So the only gas which is basic in nature is ammonia. You need to keep remember कि एक वाहिद गैस जो बेसिक नेचर की होती है वो आपके पास अमोनिया होती है, और अमोनिया किस प्रोसेस से बनती है? We know that it always formed by Haber's process. ये प्रोसेस होना चाहिए आपके पास. अगर ये प्रोसेस नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट ऐसा कोई रिएक्शन होना चाहिए जिसमें अमोनिया बने. इट कैन बी लाइक कि आपके पास अगर कोई एल्कली अमोनियम सॉल्ट में डाला जाए तो भी अमोनिया गैस बन सकती है. तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई एल्कली अगर आप किसी अमोनियम सॉल्ट में डालें तो वी नीड टू कीप रिमेंबर कि उससे भी अमोनिया गैस बन सकती है. सॉल्ट अमोनिया गैस और वाटर बनता है, तो वो भी राइट आंसर हो सकता है आपके पास. तो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग जब होती है आपके पास तो इट वुड प्रोड्यूस नाइट्रोजन मोनो और डाइऑक्साइड, सो इट इज आल्सो एसिडिक. सो डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट आंसर. एसिडिक गैसेस एसिडिक को तो न्यूट्रलाइज नहीं करेंगी. combustion of fuels in an internal combustion, it is also producing nitrogen monoxide or nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is acidic. Haber process definitely produce ammonia gas, which is the only basic gas. Thermal decomposition of group 2 nitrates, so it always produces nitrogen dioxide. So the right answer would be C. Haber process definitely produce a gas which is basic in nature, and it definitely neutralize the product of contact process, which is Z and sulfuric acid. All right, bachcho. जी सर. Then 25 MCQ is saying when ammonia is dissolved in water, a small concentration of ammonium ions is from which rock is correct? Okay, so number of electrons in ammonium ion. Ammonium ion. अगर आप ammonium ion को देखते हो, so this is like ammonium ion. We can see this ammonium ion. और ammonium ion जो है आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देता है, तो ये ammonium ion कुछ इस तरह से बन जाता है. So we can see this. नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 7, तो इसके पास टोटल प्रोटॉन्स हैं 7 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 7, and each hydrogen having 1. So इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो इसका मतलब ये हो गया NH4 के अंदर होगा 7 plus 4 will give you 11 electrons. But as it is plus 1, it means it loses 1 electron and becomes 10 electrons. The right answer can be C or D. A और B तो नहीं हो सकता. ऐसी है बच्चों. जी सर. And then you can see there's the central atom having 4 sigma bonds, and 4 sigma bonds का मतलब ये हुआ कि इसका बॉन्ड एंगल होगा it must be 109.5 डिग्री. और इससे पहले जो वो था अमोनिया it would be like this. उसके पास एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का मतलब ये है कि ये हो गया आपके पास पैरामिडल एंड इसका एंगल हो गया 107. So it is going to be increase. तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया बच्चों? Increase हो गया है. So what is the right answer for 25? It is definitely D. All right, everyone. जी सर. चलें अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर. अब देखें बाकी के 15 एमसीक्यूज तकरीबन ऑर्गेनिक से लगेंगे आपके पास. जी बेटे. Sir, why it wasn't 8? 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होंगे ये कह रही हैं? जी. 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे आप खुद बताएं कैसे होंगे? आपके पास सोडियम नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आपके पास जो है उसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 7 है ना. उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं तो फर्स्ट शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में आ गया उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स. राइट Right, sir. ऐसी. और उसके बाद हाइड्रोजन के हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा. तो दिस इज लाइक दिस. तो ये तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको यही नजर आ रहे हैं. ठीक है ना. उसके बाद जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन आयन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. तो अगर ये दोनों लोन पेयर इसको ये दोनों पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको दे दिया जाए तो ये इसके साथ ही पार्ट हो जाएगा ना. तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 10 ही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी रिमूव हुआ है. ठीक है. जी सर. Okay, then here we have question number 26 जो कि काफी मजे का क्वेश्चन है और ये बड़ा ही तंग करने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है बच्चों के लिए. और इसमें एक बेसिक मिस्टेक भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं. ठीक है. देखिए ये सवाल आपके पास यहाँ आ गया है. ये सवाल आपसे कह रहा है इन अ क्वेश्चन अल्कीन्स एंड साइक्लिक अल्केन्स शुड बी कंसीडर्ड हाउ मेनी structural isomers. This is the thing to remember. बच्चों ये चीज है जो कि आपने लाजमी देखनी है. एक तो अल्कीन और एक साइक्लिक अल्केन आपने कंसीडर करना है और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपने कंसीडर करना है. So this is the thing you need to keep remember. तो भाई अगर आप ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटीन की बात करें,
सो ब्यूटीन वुड बी 4 कार्बन्स, राइट। तो एक बॉन्ड तो आपके पास यहाँ लग सकता है और एक आपके पास इस तरह से हो सकता है। तो ये हो गया आपके पास ब्यूट 1ene and then it would be ब्यूट 2ene। बच्चे कह सकते हैं सर ब्यूट 2ene एक सेस होता है और एक ट्रांस होता है, तो ये दो आइसोमर्स हो गए। So this is the mistake जो कि आप वहां कर सकते हैं बच्चों। They are saying structure isomers. Cis and trans are not structure isomers. They are stereoisomers. So you need to keep remember कि हमें इसको कंसीडर करना है एक, इसको कंसीडर करना है दो। तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसको तीन स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। हाँ, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि आप चेन आइसोमर्स बना सकते हैं, आप पोजिशनल आइसोमर्स बना सकते हैं, आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना सकते हैं। तो इसमें ब्रांच लगा सकता हूँ 1 2 3 कार्बन, मैंने ब्रांच लगा दी। डबल बॉन्ड मैं चाहे कहीं पर भी लगाऊं तो वो यही बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। या यहाँ लगाऊं या अगर मैं यहाँ लगा दूं तो भी ये बात सेम है। तो ये तो हो गया आपके पास तीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी बता चुका है कि आप साइक्लिक अल्केन्स भी कंसीडर कर सकते हो। तो 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास साइक्लिक अल्केन। तो डेफिनेटली दिस वन मोर यू कंसीडर C4H8 यू हैव। और एक और पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बन सकती है कि अगर आप इसको इस तरह साइक्लिक कर दें और एक ब्रांच लगा दें, so it is also one of the more structures. So you can see this that we have total 5 structures, structural isomers जो कि आपके पास हो सकते हैं यहाँ पर मौजूद। तो 26 का आंसर मेरे हिसाब से C होना चाहिए। Is that clear बच्चों? जी सर। So the right answer would be C. Okay. Then here we have next a question, which compound will dechlorize bromine, aqueous bromine? तो भाई aqueous bromine को dechlorize करने के लिए we must know that कि आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन सेट होते हैं। तो we can see this इन दोनों के दरमियान डेफिनेटली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके तीन बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ। इस वाले कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए ऑलरेडी और ये दो हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के भी दो बॉन्ड बने हुए और ये दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड बने हुए और दो हाइड्रोजन, इसके भी दो बॉन्ड बने। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मुझे नजर नहीं आ रहा। इस तरह इन दोनों कार्बन में भी नहीं नजर आ रहा, इन दोनों में भी नजर नहीं आ रहा, इसमें भी नजर नहीं आ रहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। बट इफ यू फोकस्ड ओवर दीज टू कार्बन्स दे मस्ट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ CH2 की जगह CH लिखा हुआ है, यानी कि CH3, तो दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये CH है, इसका मतलब है कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए देयर मस्ट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड वेयर दिस इज प्रेजेंट इट मस्ट dechlorize bromine from copper to colorless or brown to colorless or orange to colorless. So it means the right answer would be C. ठीक है ना, orange to colorless या brown to colorless आप देख सकते हैं, copper to colorless नहीं लिख सकते, वो potassium मैग्नीट, sorry for that, my bad. So the right answer would be C. Right बच्चों? जी सर। Then 28 is saying alkenes reacts with aqueous hydrogen bromide. The reaction proceeds via an intermediate carbocation. The more stable the intermediate, the faster the reaction is. We know that. जितना ज्यादा आपके पास वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उतना ही स्टेबल आपका क्या होगा, कार्बोकैटाइन होगा, उतना फास्टर रिएक्शन आपके पास हो सकता है। So they are asking which sequence correctly shows an increase in the speed of the reaction in alkenes with hydrogen bromide. Okay, so you can see this. अगर आपके पास इथीन है और अगर आपके पास प्रोपीन है और अगर आपके पास क्या है मिथाइल प्रोपीन, it would be like this. This is we have three. So you can see this कि यहाँ पर आपके पास definitely दो हाइड्रोजन होंगे, तो they both are primary carbons. अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, तो इट इज सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। और अगर आप यहाँ देखें तो ये होगा प्राइमरी और ये होगा आपके पास टर्शरी। सो वी नो दैट द टर्शरी वन इज द मोस्ट स्टेबल वन, एंड द मोस्ट स्टेबल हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसकी लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसका रिएक्शन फास्टर होता है। तो द फास्टर रिएक्शन वुड बी मिथाइल propene. So this is the fastest one. This is the fastest one because they are saying increase in speed. तो हमें बाद में faster वाला बताना है।
तो दिस इज द फास्टर वन, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद प्रोटीन में सेकेंडरी है और उसमें प्राइमरी है, सो द राइट आंसर वुड बी ए। इज दैट राइट बच्चों? जी सर। Okay, then 29. Reaction occur when a sample of 1-fluoropropane is heated under reflux with sodium hydroxide dissolved in ethanol. Okay, 1-fluoropropane. So 1, 2, 3 propane. Okay, ये हो गया आपके पास ये हो गया आपके पास 1, 2, 3, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं लगा दूं क्या, क्लोरीन, so it would be something like 1-fluoropropane। और अगर मैं इसको ट्रीट करूं किसके साथ, NaOH इन इथेनॉल के साथ, तो क्या होने वाला है ना, इथेनॉल के साथ अगर मैं ट्रीट करूंगा तो डेफिनेटली ये क्लोरीन जो है आपके पास हट जाएगा, राइट। और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये प्रोपीन बन जाएगा। सो राइट आंसर वुड बी दिस और दिस। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आप इसमें से क्या रिमूव कर रहे हो, HCl रिमूव कर रहे हो, so this is elimination reaction, so the right answer would be D. Is that right बच्चों? जी Okay, then the 30th MCQ is saying the diagram shows the structures of 3 halogenoalkanes. All right, P, Q, and R can be hydrolyzed. Okay, which raw is correct? Relative speed of hydrolysis, Q and R. ये पूछ रहा है कि भाई Q और R में किसकी स्पीड ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, और जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो बच्चों देखें, दोनों ही प्राइमरी हैं, इसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो दोनों ही प्राइमरी है। सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है, कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड का और कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड का। तो अगर आप बात करें ब्रोमीन की, तो द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर, so definitely if you talk about the bond length of bromine and carbon would be greater, and if you talk about the carbon and chlorine, so they are like they are having shorter bond length, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो इजीली दूर सकता है। सो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ, आप इफ यू टॉक अबाउट ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, अगर आपके पास ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होगी, तो यू कैन से दैट द faster the reaction is. So you can say that Q would be more faster. So Q would be more faster. So these two can be right. So C or D तो आंसर नहीं हो सकता, या तो A आंसर हो सकता है या तो B आंसर हो सकता है। So which one is the right answer? SN1 और SN2 पूछ रहा है भाई। P जो है आपके पास अगर आप देखें तो P में आपके पास 3 कार्बन चेन्स हैं, तो इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन और टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन है, सॉरी है टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन जो होता है वो खुद ही ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको दूसरे रिएक्टेंट की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म करता है और ये हमेशा SN2 मैकेनिज्म करता है। सो यू कैन से दैट आपके पास P जो है SN1 है और Q SN2 है, so the right answer would be A. Is that right everyone? जी सर। Okay, then here we have one more question, a sample of 2.30. Again, there will be some calculations. So we are taking the screenshot of this and solve on the other page. Okay, आ गया पूरा सवाल, सेव हो गया। All right, just look at over here on this question. Calculation based questions को solve करने में जो मजा है वो अलग ही है, बिल्कुल लेवल ही अलग है इस चीज का। चलें जरा देखिए वो क्या कह रहा है, सैंपल ऑफ 2.30 ग्राम इथेनॉल। वो कह रहा है इथेनॉल आपके पास जो है एक्सेस एक्वस पोटेशियम मैग्नेट के साथ डाइक्रोमेट के साथ मिक्स हुआ है। द मिक्सचर इज boiled under heat and reflux for an hour. The required organic product is collected by distillation. The yield is 60%. So you can see this. There are a few things. आप देख सकते हैं कि आपके पास इथेनॉल है और उसको ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है। उसको जब ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि हीट अंडर रिफ्लक्स कराया जा रहा है, तो एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, डेफिनेटली आपके पास क्या बनेगा, इथेनॉइक एसिड बनेगा। आपके पास क्या बनेगा, इथेनॉइक एसिड। सो C2H5OH को जब आपने ऑक्सीडाइज कराया तो आपके पास इथेनॉइक एसिड बनता है। सो दैट्स फाइन। यू कैन सी दिस कि इसका MR होता है 46 ग्राम और इसका होता है तकरीबन 60 ग्राम। So if you just oxidize 46 grams of alcohol, it will produce 60 grams of carboxylic acid. If you have 2.30 grams, so how much it produces? X. Just cross multiply this and get the answer. So let me check the answer. Answer is 60 into 2.3 divided by 46.
So this is the correct answer. You can see this कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास 2.30 ग्राम इथेनॉल होगा ना तो 3 ग्राम्स टोटल 100% आपके पास कितना बनेगा 100% की अगर हम बात करें तो इथेनॉइक एसिड बनेगा CH3 COOH 100% आपके पास 3 ग्राम्स बनेगा बट दे टोल्ड अस कि भाई परसेंटेज यील्ड कितनी है 60% है तो भाई 3 ग्राम्स का 60% कितना हो जाएगा we can see this multiply it with 0.6 the right answer is 1.8 grams वो हमें दे रहा है so C would be the right answer for this what do you say बच्चों is that correct or not is that right बच्चों C would be the right answer okay then they are saying 32 the structures of the structure of tartaric acid is shown 4 moles of substance X reacts with 1 mole of tartaric acid and what could be substance X वो कह रहा है कि भाई 4 मोल उसके रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ tartaric acid के साथ just look at over here carboxylic acid है ये पूरा ये आपके पास जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपके पास जो है अल्कोहल है ठीक है ना तो पहली चीज आपको देखना होगी कि अल्कोहल के साथ क्या चीज रिएक्ट करती है और यानी दोनों चीजें आपको देखना होगी कि रिएक्ट कर भी रही है हाइड्रोक्सिल के साथ या नहीं कर रही है तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करें तो क्या ये रिएक्ट करता है आपके पास फॉर सपोज इसके साथ या नहीं ये आपने देखना होगा सोडियम कार्बोनेट तो डेफिनेटली अल्कोहल के साथ करता ही नहीं है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी नहीं करता बचता क्या आपके पास सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये चीज आपने देखनी है कि 4 मोल्स किसके रिक्वायर्ड होंगे इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए तो इसकी इक्वेशन लिखकर आप देख सकते हैं आपको आइडिया हो जाएगा और मेरे हिसाब से इसका आंसर सोडियम होना चाहिए उसकी वजह क्या है कि एक हाइड्रोजन हटता है तो यहाँ सोडियम लगेगा ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर भी सोडियम लगेगा ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर भी सोडियम लगेगा और ये हाइड्रोजन हटेगा तो भी यहाँ सोडियम लगेगा तो अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो यू कैन सी दिस कि आपके पास 4 सोडियम रिक्वायर्ड होंगे हमें तो अगर मैं 1 मोल टार्टारिक एसिड लूं डेफिनेटली इसके लिए 4 सोडियम रिक्वायर्ड होंगे तो जब जाके ही 4 सोडियम लगेंगे जब 4 सोडियम लगेंगे तो आपके पास 2 हाइड्रोजन गैस निकलेंगी यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट इस तरह के आपके पास आएगी इज दैट राइट बच्चों सो आई थिंक द राइट आंसर वुड बी ए बाकी आप दोनों की कैलकुलेशन दोनों की इक्वेशन लिख के देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी लिखकर चेक करें डेफिनेटली यू वुड बी सीइंग दैट यार ऐसा आंसर नहीं आएगा आपके पास then question number 33 is saying which compound gives both correct and orange precipitates with 2,4 dinitrophenyl hydrazine इसका मतलब ये है कि आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब ये है कि आपके पास या तो कीटोन हो या तो आपके पास एल्डिहाइड हो इसके अलावा काम नहीं बनेगा तो पहली वाली स्टेटमेंट को अगर आप देखते हैं तो इस हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग इथेनॉल तो बन ही नहीं सकता आपके पास क्योंकि वो कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है तो बचे बाकी 3 ठीक है उसके बाद वो कह रहा है अ येलो प्रेसिपिटेट विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन यानी कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म रिएक्शन का हमें पता है कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उसके साथ एटलीस्ट CH3 होना जरूरी है यहाँ व्हाटएवर जो भी हो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब है 2 कार्बन तो एटलीस्ट हो 2 कार्बन तो होने ही होने चाहिए तो इसका मतलब ये है कि मिथेनॉल भी नहीं हो सकता या तो प्रोपेनॉल हो सकता है या तो प्रोपेनॉन हो सकता है तो भाई अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा दूं अगर मैं यहाँ पर सपोज सिर्फ H लगा दूं तो ये बनेगा आपके पास क्या ये आपके पास बनेगा डेफिनेटली इथेनॉल अगर मैं इसको प्रोपेनॉल बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ CH2 CH3 लगाना पड़ेगा इसका मतलब ये भी हो गया रॉन्ग तो द राइट आंसर वुड बी प्रोपेनॉन C डबल बॉन्ड O बीच में आ गया दोनों तरफ CH3 आ गया यू कैन सी दिस ये CH3 रिमूव होगा CHI3 बनाएगा तो ये बनाएगा आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स और ये आपके पास एक्वस अल्कलाइन आयोडीन को करेक्ट शो करेगा द राइट आंसर फॉर दिस इज प्रोपेनॉन राइट बच्चों जी सर okay then here we have a student suggest 2 uses of lithium ammonium hydride के दो यूजेस में देखें अल्कीन को वो अल्केन में कन्वर्ट कर रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है तो बच्चों ये बात आपको अच्छी तरह याद होगी मैंने आपको कराई थी कि अल्कीन की जो रिडक्शन होती है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से नहीं होती है बल्कि वो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस की जाती है तो दिस इज रॉन्ग
The only right answer is carboxylic acid can be reduced back to the primary alcohols in the presence of lithium aluminum hydride in dry ether. So the reaction 2 only is going to be possible over here. So the right answer for 34 is C. Right or not? Right or not? Okay, then question number 35 is saying compound X contains single ester group. All right. X contains 27.6% by mass of oxygen. Right. Which pair of product could be produced by the hydrolysis of X? वो बोल रहा है हाइड्रोलिसिस करोगे उस एस्टर की तो आपके पास कौन सी दो प्रोडक्ट्स बनेंगी? तो सिंपल इज दिस, पहले हम उसका पॉलीमर, उसका हम पहले एस्टर बना के देखेंगे, उसके अंदर उसकी हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल के देख लेंगे, आइडिया हो जाएगा। तो भाई इसके जरिए कौन सा एस्टर बनेगा? इसके जरिए हमारे पास बनेगा ब्यूटाइल इथेनोएट, ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से इसके जरिए। ठीक है, इसके जरिए कौन सा बनेगा? इसके जरिए बनेगा हमारे पास इथाइल प्रोपेनोएट, ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH2 CO2 C2H5, ये बनेगा। इसके जरिए क्या बनेगा? मिथाइल मिथेनोएट, तो ये हो गया आपके पास CO2 CH3। और इसके जरिए क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा आपके पास प्रोपाइल ब्यूटानोएट, तो इसके जरिए आपके पास ये बनेगा। तो ये आपके पास 4 एस्टर्स होंगे जिनको हाइड्रोलाइज करने के बाद आपके पास ये रिएक्टेंट्स आ रहे होंगे, और इनमें ऑक्सीजन की आपने परसेंटेज देखेंगे किसके अंदर 27.76 आ रही है, दैट वुड बी राइट आंसर। तो हम निकाल सकते हैं पहले वाले के अंदर, आप देखें कितने कार्बन हैं, 1 2 4 6 कार्बन है, तो डेफिनेटली 72 इसका हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? ये हो गया आपके पास 9 + 3 12, तो ये हो गया। ऑक्सीजन हो गया आपके पास 32। व्हाट इज द टोटल आंसर ऑफ दिस? लेट्स चेक। आपके पास आ गया 72 प्लस 12 प्लस 32, तो ये टोटल बन गया 116। 116 में ऑक्सीजन कितना है? लेट्स सी, 32 डिवाइड बाय 116 इनटू 100, तो इसका परसेंटेज खुद ही आ गई है हमारे पास। आप देखें पहले वाले का आंसर हमारे पास आ गया है आपके पास 28 डिवाइड बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास परसेंटेज आ रही है 25.586। इसका मतलब ये हुआ कि 27.586, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 27.6% इसी के अंदर आ रही है। तो द राइट आंसर विल बी ए। लेकिन जस्ट फॉर द चेकिंग हम दूसरे वाले को भी देख लेंगे, दूसरे वाले को भी करके बता देता हूँ आपको। इसमें आप देखें आपके पास टोटल 5 कार्बन है, तो 60 हो गए, 10 हाइड्रोजन एंड 32 ऑक्सीजन के, तो ये हो गया 70 और 102। तो यू कैन डू 32 डिवाइड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें परसेंटेज देख लें, 32 डिवाइड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 100, और क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो मास इसका बड़ा हो गया, 31.37% आंसर आ रहा है, व्हिच इज रॉन्ग। राइट, सो द राइट आंसर वुड बी ए। पीछे आप जैसे जैसे जाते जा रहे हैं आप देखें कि आपके पास और छोटा डिनोमिनेटर होता जा रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली की परसेंटेजेस ज्यादा ही आएंगी। ओके, देन 36, इज दैट क्लियर बच्चों? 35 क्लियर है बच्चों? इज दैट क्लियर? बच्चों जवाब आ रहा है आपको? सो गए क्या? 1.5 घंटा हो गया सो गए हैं? सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। Okay, then 36 is saying what is the least number of carbon atoms in a non-cyclic? Non-cyclic is important. Non-cyclic alkane molecule that requires a chiral center. Chiral center means कि एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो, चारों अलग-अलग हो। तो एक कार्बन का एक तरफ मैंने क्या लगा दिया? CH3, दूसरी तरफ मैंने क्या लगा दिया? CH2 CH3, दोनों अलग-अलग हो गए। तीसरी तरफ मैंने लगा दिया CH2 CH2 CH3, ये तीनों अलग-अलग हो गए, और यहाँ मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। तो एटलीस्ट अगर आप चाहते हैं कि अल्केन फैमिली मेंबर का कोई क्या हो आपके पास कायरल सेंटर हो, तो उसके लिए एटलीस्ट आपके पास यू कैन सी दिस टोटल 7 कार्बन होना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7, एटलीस्ट 7 कार्बन शुड बी देयर। ऑलराइट बच्चों, जी सर। Okay, then a molecule of a polymer contain the sequence shown. Just need to find out the monomer over here by addition polymerization. So we know that हमें क्या find out करना है? हमें एक repeat unit find out करना है। You can see this, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और फिर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पर भी आप देखें इन्वर्टेड लगा हुआ है, लेकिन है चीज वही कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और फिर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ Cl, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन और Cl, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन और हाइड्रोजन और Cl,
तो इट इज द रिपीट यूनिट। तो हमें इस रिपीट यूनिट को फाइंड आउट कर लेना है। इस रिपीट यूनिट को फाइंड आउट करने के बाद हमने इसमें क्या लगा देना है, सिंपल डबल बॉन्ड लगा देना। तो द राइट आंसर वुड बी समवेयर इट वुड बी CH2 डबल बॉन्ड CHCl। द राइट आंसर वुड बी CH2 CHCl। द B would be the right answer. All right, बच्चों। जी सर। Here we have 38 MCQ, which is saying that compound Y is heated with a mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent. One of the product of the reaction reacts with hydrogen cyanide, forming 2-hydroxy butane nitrile. What is compound Y? Compound Y आपके पास क्या होना चाहिए? Mild oxidizing agent का मतलब ये है कि आप इसको slow oxidation कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें, फॉर सपोज आपके पास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ब्यूटेन नाइट्राइल क्या होता है। ब्यूटेन नाइट्राइल का मतलब ये होता है कि 3 कार्बन तो आपके पास हो गए, चौथा कार्बन आपके पास होना चाहिए किसका, नाइट्राइल वाला। तो दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल एंड वी नो दैट कि अगर आप ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना चाहते हो तो आपके पास नाइट्राइल आपको लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले वाला जो कंपाउंड होगा उसके अंदर एक कार्बन कम होगा, तो इट शुड बी 3 कार्बन ओवर देयर, क्योंकि नाइट्राइल हमेशा लगाया तभी जाता है जब आप चेन के अंदर कार्बन बढ़ाना चाहते हो। ठीक है ना, तो इट मस्ट बी प्रोपेन। प्रोपेन होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, ब्यूटेन तो नहीं हो सकता, प्रोपेन होना चाहिए। क्योंकि अगर ब्यूटेनॉल होता और ब्यूटेनॉल को आप वो कराते हैं ऑक्सीडाइज कराने के बाद फिर आप उसको HCN से रिएक्ट कराते तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता 2-हाइड्रोक्सी पेंटेन नाइट्राइल, क्योंकि एक कार्बन और बढ़ जाता नाइट्राइल के आने की वजह से। तो देयर मस्ट बी 3 कार्बन्स, वो 3 कार्बन वाला अल्कोहल होना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास अल्कोहल, ये हो गया 1-ऑल। ठीक है ना, आप इसको जब क्या कराओगे ऑक्सीडाइज तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एल्डिहाइड में। और जब इसका रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, फॉर सपोज HCN के साथ, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी और यहाँ लग जाएगा साइनाइड। इज दैट राइट बच्चों? तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 2 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन नाइट्राइल ये बन रहा है आपके पास। और अगर मैं इसको बना लूं क्या, और सपोज अगर मैं इसको कीटोन सपोज करता तो फिर ये क्या होता, 3 हाइड्रोक्सी होता। तो द राइट आंसर वुड बी प्रोपेन 1-ऑल, नॉट प्रोपेन 2-ऑल। अगर प्रोपेन 2-ऑल होता तो आपके पास 3 हाइड्रोक्सी बनता, 2 हाइड्रोक्सी नहीं बनता। ऑलराइट बच्चों। जी सर। ऑलराइट, so 39 MCQs is saying that show the structure of lycopene and carotene. तो इन दोनों में वो क्या कह रहा है, when lycopene is converted into beta carotene, what is gain on loss of hydrogen atoms per molecule? So per molecules की बात कर रहा है, क्या gain of loss हुआ है। अब देखें सब कुछ सेम है, अगर आप देखते हैं तो ये सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, ये पूरा का पूरा सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ। The only change is over here, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड खत्म हो गया और यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। इसी तरह यहाँ पर डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड आपके पास क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ बॉन्ड बन गया। So we just need to look at over there, और हमें कुछ नहीं करना। तो भाई इस कार्बन के आप देखें कितने बॉन्ड्स बने हुए, इस कार्बन के ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, तो यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से होना चाहिए होगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए होगा। ठीक है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने हुए। और अगर आप इस कार्बन को देखते हो तो इसके कितने बने हुए, 1 2 3, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये बॉन्ड बन गया वापस से, तो अब आप देखें इस कार्बन के इतने बॉन्ड हैं कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा। और अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। तो जो हाइड्रोजन पहले ये वाले कार्बन के पास था, अब वो डेफिनेटली इसके पास आ गया और वहां सिंगल बॉन्ड बन गया। तो देयर इज नो गेन और नो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस देयर इज नो चेंज ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर। राइट बच्चों, जस्ट एक जगह का हाइड्रोजन उठ के दूसरी जगह जाके लग गया और डबल बॉन्ड टूट कर सिंगल बॉन्ड बन गया। ऑलराइट एवरीवन। जी सर। And over here, finally we got to have the last MCQ of this paper. Which diagram shows the infrared spectrum of a compound containing carbon and oxygen double bond and hydroxyl group? So we know this by carbon और oxygen का जो double bond होता है, ये होता है somewhere 1700 के पास और ये होती है sharp सी peak. So this is the peak जो कि C double bond O की होती है. This is the peak जो कि C double bond O की होती है. And here is no peak near 1700. So ये दो तो आंसर नहीं हो सकते. ठीक है, फिर आपके पास वो बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोक्सिल वाला,
and we know that अगर वो अल्कोहल होता है तो बड़ी नैरो सी पीक होती है, it would be like this, ये अल्कोहल है मुझे देख के अंदाजा हो रहा है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होती है वाइड होती है तो this is carboxylic acid, you can see this, ये हाइड्रोक्सिल की कार्बोक्सिलिक एसिड पीक है, तो B would be the right answer for this MCQ. Is that right बच्चों? जी sir. Is that clear, every one of you? Any problem in all these MCQs? As I tried my best to solve all the MCQs with perfect marking scheme, or you can say that with perfect calculation workout over here. And you can see this almost 25 or 30 MCQs would be there that are on normal pace. बहुत मुश्किल नहीं थे, बहुत simple थे. We can easily solve them. और हम A grade ले सकते थे इस पेपर में. So all of you, thank you so much for your time and attention with me. So we will solve the rest of the part or rest of the question or rest of the paper in the next class, inshallah. That will be tomorrow at 9 o'clock. So take care of yourself. We'll see you again tomorrow at the same time. Allah Hafiz.